नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मित्रों, पिछला अपना जो टॉपिक था वो था पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ क्या है, किसे कहते हैं? पोषक पदार्थ का मतलब है वे पदार्थ जो शरीर में हमें पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। ये किसके भाग है? संतुलित भोजन के। संतुलित भोजन वह भोजन है जो हमारी आवश्यकता अनुसार शरीर में क्या देता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब संतुलित भोजन में मित्रों हम देखते हैं ऐसा भोजन जिसमें शरीर की आवश्यकता अनुसार पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, संतुलित भोजन है। उसमें होता है विटामिन। विटामिन का अध्ययन हमने पिछले टॉपिक में कर लिया था। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन देता है, तो मैंने उसको अलग से विटामिन को पर्टिकुलर रूप से एक टॉपिक के रूप में पढ़ाया पिछले वीडियो में। आज का टॉपिक अपन लेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये हमारे शरीर में आवश्यक पोषक पदार्थ हैं जिनके द्वारा शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। शरीर में इनके द्वारा हमारा जो सिस्टम है वो नियमित रूप से काम करता है। सिस्टम कौन से? हम शरीर जो है वो एक तंत्र है, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र। तो इन तंत्रों को काम करने के लिए दोस्तों पोषण की जरूरत पड़ती है। अब पोषण क्या क्या है देखो आपके सामने है, एक एक चीज मैं अच्छे से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आता है कार्बोहाइड्रेट, फिर आप लेंगे वसा, फैट या लिपिड, फिर क्या लेंगे? प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इन तीनों चीजों को मैं तुलनात्मक रूप से एक साथ बताऊंगा और इनके बारे में जो एग्जाम में क्वेश्चन वो भी आपको करवाऊंगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो देखो मित्रों, कार्बोहाइड्रेट में होता है CHO, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। वसा में भी क्या है दोस्तों? CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोटीन में क्या है दोस्तों? इसमें है CHONS। प्रोटीन भी कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन में क्या क्या हो सकता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। पहली लाइन बेसिक बात। अब जो ये अनुपात है इसका, ये अनुपात फिक्स है, यानी इसका जो फार्मूला है वो होता है CH2O होल ट्वाइस N, अर्थात इनका अनुपात आएगा 1:2:1। 1:2:1 किसका अनुपात है दोस्तों? किसका अनुपात है? 1 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, इस अनुपात में पाए जाते हैं। लेकिन इसमें यह अनुपात निश्चित नहीं होता। अनुपात निश्चित नहीं होता। किस किस का दोस्तों? कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अनुपात निश्चित नहीं होता। प्रोटीन में क्या है दोस्तों? प्रोटीन में अनुपात से कोई मतलब नहीं है। प्रोटीन में भाग लेते हैं एमिनो अम्ल, यानी प्रोटीन कौन बनाएगा? एमिनो अम्ल बनाएंगे। और एमिनो अम्ल में क्या क्या मिल सकता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। कार्बोहाइड्रेट शरीर को सर्वप्रथम ऊर्जा देता है। सर्वप्रथम ऊर्जा का स्रोत। शरीर को सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है दोस्तों? शरीर को सबसे पहले ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ शुरू हो जाता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख में शुरू हो जाता है। शरीर में सबसे पहले पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से, मुख गुहा से। मुख गुहा में किसका पाचन शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट क्या है देखो? ऊर्जा का स्रोत है। ये भी क्या है दोस्तों? ऊर्जा का स्रोत। इससे भी ऊर्जा मिलती है और इससे भी क्या मिलती है? ऊर्जा। और ऊर्जा के साथ शरीर की क्या होती है दोस्तों? मरम्मत, यानी ग्रोथ एंड रिपेयर भी होती है। किससे? प्रोटीन से। अब कितनी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, इससे मिलती है ऊर्जा लगभग 4 कैलोरी, 4 कैलोरी। प्रोटीन से भी 1 ग्राम प्रोटीन यदि है हमारे पास तो उससे भी लगभग 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से जो ऊर्जा है वो लगभग समान मिलती है। फिर वसा से कितनी मिलती है? तो वसा से ऊर्जा मिलती है 9.3 कैलोरी, लगभग दुगनी। यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से दुगनी ऊर्जा मिलती है। किससे मिलती है? वसा से। इसीलिए सर्दियों के मौसम में जो लड़के या हम फोर्सेस में होते हैं
या कहीं ट्रेनिंग में जाते हैं या कहीं हार्ड वर्क करते हैं तो देसी घी ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग लेते हैं, क्योंकि देसी घी क्या है दोस्तों, वसा से ऊर्जा क्या मिलती है, ज़्यादा। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि यह ऊर्जा का क्या है, सर्वप्रथम स्रोत है। 1 ग्राम से 4 किलो कैलोरी, इससे 9.3 और इससे लगभग 4 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट को शरीर का क्या कहते हैं दोस्तों, ईंधन, फ्यूल। हमारे शरीर का फ्यूल है, कौन है, कार्बोहाइड्रेट। वसा क्या है, यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट के बाद, यानी इससे ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट के बाद। और यदि तो वसा भी नहीं है तो फिर किससे मिलती है, प्रोटीन से क्या मिलती है, ऊर्जा। लेकिन मुख्य रूप से क्या करता है, वृद्धि, शरीर की वृद्धि और मरम्मत कौन करता है दोस्तों, प्रोटीन करता है। यदि किसी को शारीरिक रूप से मजबूत होना है, मसल्स मजबूत बनानी है, अट्रैक्टिव दिखना है, तो उसको क्या लेना चाहिए, प्रोटीन। प्रोटीन में क्या लेना चाहिए, एमिनो एसिड। यदि कोई व्यक्ति किस में जा रहा है, जिम में जा रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई हार्ड वर्क कर रहा है और उसका शरीर अच्छी मसल्स चाहिए, तो उसको क्या लेनी चाहिए, प्रोटीन। यदि कोई दौड़ के मैदान में है और उसको तुरंत ऊर्जा की आवश्यकता है तो उसको क्या लेना चाहिए दोस्तों, उसको कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। आपने देखा होगा फौज, पुलिस या कोई फोर्सेज में कई बार थकान होती है तो बच्चे ग्लूकोज को पानी में डाल के हिला के पीते हैं। तो ग्लूकोज क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट, तुरंत ऊर्जा देती है। हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखेंगे डिटेल, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन तीनों को मैंने तुलनात्मक रूप से आपको थोड़ा परिचय करवा दिया है। अब तीनों को 1 बाय 1 अपन स्टडी करेंगे, एक एक देखेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, ये 3 प्रकार का होता है। पहला आता है मोनोसेकेराइड। पहला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, मोनोसेकेराइड। दूसरा कौन सा आता है दोस्तों, डाई ओब्लिक ओलिगो, डाई ओब्लिक ओलिगो सेकेराइड। और तीसरा कार्बोहाइड्रेट आता है पॉलीसेकेराइड। पोली का मतलब क्या हुआ दोस्तों, पोली का मतलब बहुत सारे, बहुत सारे कौन, सेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से नाम हैं, तो मित्रों कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेकेराइड है, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है, इसका आसानी से जलपघटन हो जाता है, यह स्वाद में मीठा होता है। कौन, कार्बोहाइड्रेट कौन सा, मोनोसेकेराइड। देखो भाई आ गया, देखो एक एक चीज देखते हैं। यदि 3 कार्बन युक्त है तो उसे क्या नाम दोगे, ट्रायोज। यदि 4 कार्बन युक्त है तो उसे क्या कहोगे, टेट्रोज। यदि 5 कार्बन युक्त है तो उसे क्या कहोगे, पेंटोज। 6 कार्बन युक्त है मोनोसेकेराइड तो नाम दोगे हेक्सोज। 7 कार्बन युक्त है तो नाम क्या दोगे दोस्तों, हेप्टोज। यानी कि मोनोसेकेराइड में यदि कार्बन की मात्रा 3 है तो ट्रायोज, 4 है तो टेट्रोज, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, 7 है तो हेप्टोज। ओलिगोसेकेराइड या डाई, इसमें आपका क्या आता है दोस्तों, सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है, लैक्टोज आता है। पॉलीसेकेराइड में क्या आते हैं दोस्तों, 2 आते हैं, एक तो होमोपॉलीसेकेराइड, होमोपॉलीसेकेराइड, और दूसरा आता है हेटेरोपॉलीसेकेराइड, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। ओके दोस्तों, होमो का मतलब है कार्बोहाइड्रेट जिसमें मिलने वाले सेकेराइड समान होते हैं, एक ही प्रकार के। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है दोस्तों स्टार्च, दूसरा क्या आता है सेलुलोज, तीसरा क्या आता है ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन होमोपॉलीसेकेराइड है। इसमें क्या आता है दोस्तों, इसमें आता है काइटिन, इसमें क्या आता है एपेरिन, और क्या आता है पेक्टिन, और क्या आता है हाइलुरोनिक अम्ल, हाइलुरोनिक अम्ल। हेटेरो का मतलब है यदि भाग लेने वाले मोनोसेकेराइड अलग अलग प्रकार के हैं तो उसे हेटेरोपॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है।
कई बार एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट नहीं है और नाम दे देगा काइटिन, सेलुलोज, पेक्टिन और एक नया ऑप्शन मिलेगा आपको। तो कार्बोहाइड्रेट का नाम पूछ लेता है, कार्बोहाइड्रेट के नाम है सभी। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शरीर का ईंधन, शरीर को क्या देता है? तुरंत ऊर्जा। सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। अब आओ ट्रायोज का उदाहरण हम देखेंगे तो आता है DHAP, टेट्रोज का आता है तो इरिथ्रोज, पेंटोज का आता है तो DNA शर्करा, RNA शर्करा, हेक्सोज का आता है तो हेक्सोज में आता है दोस्तों ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, इसमें आता है सीडोहेक्टोज। तो एक बार देखिएगा दोबारा से, कार्बोहाइड्रेट शरीर का ईंधन होता है, यह शरीर को तुरंत ऊर्जा देता है। यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का है। मोनोसैकेराइड वह कार्बोहाइड्रेट है जो क्या है? तुरंत ऊर्जा देता है, स्वाद में मीठा होता है, पानी में घुलनशील होता है और इससे हमारे शरीर में तुरंत पाचन की क्रिया हो जाती है, अवशोषण हो जाता है, फटाफट मुख से काम शुरू हो जाता है। ट्रायोज में आता है DHAP, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब इनको अपन डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब है दोस्तों एक ही प्रकार के सैकेराइड हैं, स्वाद में मीठे हैं, जल अपघटन है और इनसे तुरंत ऊर्जा मिलती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है दोस्तों? सबको पता है ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। यह किसमें मिलती है? अंगूर में। इसको क्या कहते हैं? ग्रेप शुगर। यह किसमें मिलती है? मानव शरीर में। मानव शरीर में मिलती है, सभी जीव में मिलती है, तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? यूनिवर्सल। कौन सी शुगर? यूनिवर्सल शुगर। यूनिवर्सल शुगर कौन कहलाती है? यूनिवर्सल शुगर कहलाती है कौन दोस्तों? ग्लूकोज। एक सामान्य व्यक्ति में शुगर की मात्रा कितनी है? तो सामान्य व्यक्ति में शुगर की मात्रा है 80 से 120 mg/%। इस शुगर की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है तो उसे कहते हैं डायबिटीज। क्या कहते हैं दोस्तों? डायबिटीज। इस शुगर को कंट्रोल करता है एक हार्मोन जिसका नाम क्या है दोस्तों? इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता ग्लूकोज को किसमें बदल देता है दोस्तों? आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन में बदल देता है और जब शरीर को जरूरत पड़ती है तब ग्लाइकोजन को ग्लूकागोन हार्मोन किसमें बदल देता है? ग्लूकोज में। ग्लाइकोजन का संग्रह कहाँ होगा? यकृत और मांसपेशियों में। ओके, तो यूनिवर्सल शुगर है, इससे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। फटाफट ऊर्जा देती है, यानी शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कौन देती है? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट का नाम है। ग्लूकोज के बाद में हम 2 नंबर पे देखते हैं तो क्या आती है दोस्तों? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? सबसे मीठी शर्करा है। सबसे मीठी शर्करा। सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है? फ्रक्टोज। मुख्य रूप से किसमें मिलती है दोस्तों? तो मुख्य रूप से मिलती है शहद में और फलों में। कौन मिलती है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज कैसी शर्करा है? फ्रक्टोज दोस्तों कीटो शर्करा है। कीटो। कीटो का मतलब क्या है दोस्तों? मोनोसैकेराइड होते हैं, इनमें 2 समूह होते हैं। एक समूह तो होता है CHO और एक होता है CO। CHO को कहते हैं एल्डिहाइड, CO को कहते हैं कीटोन। तो एल्डिहाइड का सूत्र तो आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक एल्डो शुगर है, जबकि फ्रक्टोज कैसी है? कीटो शुगर। अब आता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और इसके बाद में आती है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज दोस्तों, गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज का फार्मूला भी C6H12O6 है। यह भी एक हेक्सोज शर्करा है। यह मुख्य रूप से दूध में पाई जाती है। मानव दूध में मानव मादा जो अपने शिशु को स्तनपान कराती है उसमें कौन सी शर्करा मिलती है? गैलेक्टोज। यह कभी स्वतंत्र नहीं होती, यह लैक्टोज के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है? लैक्टोज के रूप में। लैक्टोज के रूप में पाई जाती है। कौन पाई जाती है दोस्तों? गैलेक्टोज। मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में हम देख रहे हैं गैलेक्टोज। गैलेक्टोज कैसी है? हेक्सोज शर्करा है। गैलेक्टोज स्वतंत्र रूप से नहीं पाई जाती, मानव मादा के दूध में पाई जाती है। इसके बाद में आती है मेनोज।
मैनोज भी क्या है दोस्तों, मैनोज भी एक हेक्सोज शर्करा है, यानी 6 कार्बन युक्त शर्करा है। और यह शर्करा किसमें मिलती है, यह शर्करा अंडे की एल्बुमिन में, अंडे की एल्बुमिन और कास्ट में यानी लकड़ी में पाई जाती है। कौन पाई जाती है, मैनोज। तो 6 कार्बन युक्त शर्कराएं हेक्सोज शर्कराएं कहलाती हैं, जो मोनोसेकेराइड है, इंपॉर्टेंट शर्कराएं हैं दोस्तों ये, इनकी नाम मैंने आपको बताई। अब यदि वो पूछ ले कि 5 कार्बन युक्त शर्करा बताइए, तो 5 कार्बन युक्त शर्करा में एक शर्करा आती है जिसको कहते हैं राइबोज। क्या कहते हैं दोस्तों, राइबोज। राइबोज शर्करा होती है एक तो डीएनए शर्करा, डीएनए शर्करा को क्या कहते हैं दोस्तों, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है दोस्तों, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जो कितने कार्बन युक्त है, 5 कार्बन युक्त। दूसरी शर्करा कौन सी है, आरएनए। आरएनए में क्या होती है दोस्तों, आरएनए में होती है राइबोज शर्करा। कौन सी शर्करा होती है, राइबोज शर्करा। कितने कार्बन युक्त है, 5 कार्बन युक्त। इसके अलावा राइबोज शर्करा किस में मिलती है, इसके अलावा राइबोज शर्करा मिलती है दोस्तों एटीपी में, और किस में मिलती है, एनएडी में, और किस में मिलती है, एनएडीपी। एटीपी, एनएडी, एनएडीपी और एफएडी, इनमें भी क्या मिलती है दोस्तों, राइबोज शर्करा पाई जाती है। अब यदि 4 कार्बन युक्त शर्करा है तो उसका नाम क्या था दोस्तों, इरिथ्रोज। और 3 कार्बन युक्त शर्करा है, उसका नाम क्या था, डीएचएपी। डीएचएपी का पूरा नाम क्या है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। ओके, तो ये सभी सेकेराइड हैं, ये मोनोसेकेराइड हैं, इनको सरल शर्करा कहते हैं, इनका स्वाद मीठा होता है, इनका पाचन आसानी से होता है। अब मोनोसेकेराइड के बाद में आप देखोगे डाइसेकेराइड। तो डाइसेकेराइड में क्या क्या है दोस्तों, तो डाइसेकेराइड में आता है आपका, क्या आता है दोस्तों, डाइसेकेराइड में आता है आपका सुक्रोज। क्या आता है, सुक्रोज। क्या आता है दोस्तों, माल्टोज। क्या आता है दोस्तों, लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और ट्रीहेलोज। ट्रीहेलोज ये शर्करा है डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड वह सेकेराइड है जिसमें 2 मोनोसेकेराइड शर्कराएं भाग लेती हैं, उसे डाइसेकेराइड कहते हैं। सुक्रोज किस किस से मिलती है, तो दोस्तों सुक्रोज को आप तोड़ोगे एंजाइम सुक्रेज के द्वारा। तो सुक्रोज किस किस से बनती है दोस्तों, तो सुक्रोज बनती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर कौन बनती है दोस्तों, सुक्रोज। सुक्रोज किसमें मिलती है दोस्तों, गन्ने में। सुक्रोज कहाँ मिलती है दोस्तों, हमारी रसोई में काम आती है, इसलिए रसोई की शुगर है, रसोई में मिलती है, ये रसोई की शर्करा है। यह गन्ने की शर्करा है, इसलिए इसको केन शुगर कहते हैं। यह व्यापार में काम आती है, इसलिए इसको व्यापारिक शर्करा कहते हैं। व्यापारिक शर्करा किसको दोस्तों, सुक्रोज को। सुक्रोज का सूत्र क्या है दोस्तों, C12H22O11। सुक्रोज क्या है दोस्तों, प्रतीक शुगर, इसको प्रतीक शर्करा भी कहते हैं। यह शर्करा दोस्तों कैसी है, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आरपीसी ने ये क्वेश्चन पूछा था। रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग का मतलब होता है दोस्तों अपचाई शर्करा। अपचाई शर्करा। तो दोस्तों सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक डाइसेकेराइड है जो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। इसको गन्ने में मिलती है, कैन शुगर कहते हैं, रसोई में काम में लेते हैं, व्यापारिक शुगर है। सूत्र होता है C12H22O11, प्रतीक शुगर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग नहीं दोस्तों, सॉरी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है ये। नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन है, सुक्रोज। अब सुक्रोज के बाद में हम दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, माल्टोज। माल्टोज क्या है, माल्टोज को हम माल्ट शुगर कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं किसको, माल्टोज को। माल्टोज में क्या क्या मिलता है दोस्तों, माल्टोज में मिलता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, अर्थात 2 ग्लूकोज इकाइयां मिलकर एक माल्टोज शुगर बनाती हैं। इनके बीच ग्लाइकोसाइडिक बंध होता है, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज के बीच अल्फा 1,6 डाइग्लाइकोसाइडिक बंध बनने से माल्टोज शुगर बनती है। माल्टोज शुगर में 2 ग्लूकोज इकाइयां भाग लेती हैं। लैक्टोज,
लैक्टोज शुगर में दोस्तों एक तो होता है ग्लूकोज और एक क्या होता है गैलेक्टोज। तो एक थोड़ी देर पहले बात आई थी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज शुगर कैसी है हेक्सोज, ग्लूकोज शुगर कैसी है हेक्सोज। दो हेक्सोज शुगर, एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाती हैं लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा किसमें मिलती है दोस्तों दूध में पाई जाती है। ट्रिहेलोज यह डाइसैकेराइड किसमें मिलती है दोस्तों, यह मिलती है कीटों के हीमोलिम्फ में। कीटों के हीमोलिम्फ में कौन सी शुगर पाई जाती है ट्रिहेलोज शर्करा पाई जाती है जो कैसी है डाइसैकेराइड। यदि 2 से 10 मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं तो उसे ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं। ओलिगोसैकेराइड में ये शर्कराएं आती हैं। तीसरी शर्करा आती है दोस्तों पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब बहुत सारे, यानी जब सैकेराइड अणु बहुत सारे भाग में लेते हैं तो उसे पॉली कहते हैं। पॉली दो प्रकार के हैं, कौन कौन से दोस्तों, एक तो है होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरा कौन सा है दोस्तों हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरोपॉलीसैकेराइड देखो दोस्तों, यदि समान प्रकार के मोनोसैकेराइड पाए जाए तो उसे होमोपॉलीसैकेराइड, असमान प्रकार के मोनोसैकेराइड पाए जाए तो उसे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अब होमो में यानी समान प्रकार के, और इसमें क्या क्या आता है तो दोस्तों इसमें आता है स्टार्च, इसमें क्या आता है सेलुलोज, ओके, और इसमें क्या आता है मित्रों ग्लाइकोजन। स्टार्च सेलुलोज और ग्लाइकोजन क्या है होमोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो में भी देखेंगे अपन, सबसे पहले ये देख लेते हैं अपन स्टार्च। पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भोजन बनता है वह भोजन किस रूप में संचित होता है स्टार्च के रूप में। तो स्टार्च क्या है, स्टार्च पादप में संचित भोज्य पदार्थ है। कौन स्टार्च, तो यह प्लांट में यानी पादप में क्या है दोस्तों संचित भोज्य पदार्थ है, भोजन है। कौन है स्टार्च। स्टार्च में दो पदार्थ होते हैं, एक तो होता है दोस्तों एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन एग्जाम में आरबीसी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था। एमाइलोज तो क्या है दोस्तों साखित, इसकी श्रृंखला कैसी है साखित, लेकिन इसकी श्रृंखला कैसी है दोस्तों एसाखित। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था एमाइलोज साखित होता है या एसाखित, तो एमाइलोज साखित श्रृंखला है और एमाइलोपेक्टिन एसाखित श्रृंखला है। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों स्टार्च। इनमें बीटा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक और बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध होते हैं। इन बंधों को कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक बंध, ग्लाइकोसाइडिक बंध, ये बंध पाए जाते हैं। स्टार्च आयोडीन के साथ क्या देता है परीक्षण देता है, जिसमें बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन से इसका टेस्ट करते हैं। टेस्ट लाल भी आ सकता है और नीला भी आ सकता है। स्टार्च बनता है किसमें दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में। किसमें बनता है प्रकाश संश्लेषण में। किनमें बनता है ग्रीन प्लांट्स में, हरे पादप में। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण कौन करता है दोस्तों शैवाल। कितना % प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं 90%। इसके बाद हरे पौधे। सेलुलोज क्या है तो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला क्या है दोस्तों पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ क्या है सेलुलोज है। सेलुलोज सबसे ज्यादा किसमें मिलता है मित्रों, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, कंपटीशन में पूछा क्वेश्चन है कपास के रेशे। कपास के रेशे में 90% तक सेलुलोज होता है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा सेलुलोज किसमें मिलता है, इसके अलावा सेलुलोज मिलता है दोस्तों कोशिका भित्ति बनाता है। किसकी पादपों, पादपों की कोशिका भित्ति कौन बनाता है सेलुलोज। सेलुलोज मुख्य रूप से किसका घटक है दोस्तों वनस्पति का। जो पादप चारा खाते हैं उनके भोजन में सेलुलोज होता है। सेलुलोज का पाचन कहां से होता है अपेंडिक्स से होता है। चारा खाने वाले जंतुओं में अपेंडिक्स क्रियाशील होती है क्योंकि उनमें सेलुलोज का पाचन करने के लिए सेलुलेज एंजाइम पाया जाता है। क्या हमारे
शरीर में अपेंडिक्स है, हाँ है, लेकिन वह कार्यशील नहीं है, अवशेषी है, क्योंकि हमारे भोजन में सेलुलोज का क्या होता है, अभाव। ओके, तो सेलुलोज प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ होता है। ओके, ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन क्या है दोस्तों? ग्लाइकोजन संचित भोज्य पदार्थ है। किसमें? एनिमल्स में। एनिमल्स में संचित भोज्य पदार्थ यानी जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ कौन है दोस्तों? ग्लाइकोजन। तो जंतुओं में संचित भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन है। इसका संचय कहाँ होता है? इसका संचय मांसपेशियों में होता है और यकृत में होता है। जब हम दौड़ लगाते हैं तो कई बार थकान हो जाती है, ग्लाइकोजन किस में बदल जाता है? लैक्टिक एसिड में। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है? थकान का कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल का बनना। लैक्टिक अम्ल कौन बना देता है? ग्लाइकोजन। अवायवीय शोषण से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल बनेगा तो क्या होगी? थकान होगी। पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा एनिमल स्टार्च। एनिमल का मतलब जानवर, स्टार्च का मतलब भोजन। जानवरों का स्टार्च यानी पोतों का स्टार्च तो है ही, लेकिन जानवरों का स्टार्च क्या है? ग्लाइकोजन। आवश्यकता से ज्यादा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। कहाँ? यकृत में और मांसपेशियों में। अब दोस्तों इसमें आगे चलते हैं अपन। तो होमोपोलीसेकेराइड के बाद में क्या आता है दोस्तों? हेटेरोपोलीसेकेराइड। हेटेरो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें अधिक प्रकार के मोनोसेकेराइड भाग लेते हैं। इसमें एक शब्द लिखता हूं मैं आपको, काइटिन। काइटिन मिलता है दोस्तों। काइटिन किसका कंकाल बनाता है? कीटों का। कीटों का बाह्य कंकाल कौन बनाता है दोस्तों? काइटिन। काइटिन क्या बनाता है दोस्तों? कोशिका भित्ति। किसकी कोशिका भित्ति दोस्तों? बताओ, पिछले टॉपिक में करवाया था मैंने, कवक। कवक या फंजाई। कवक या फंजाई की कोशिका भित्ति कौन बनाता है? काइटिन। इसके बाद में एक आता है हिप्पेरिन। हिप्पेरिन किसमें मिलता है दोस्तों? हमारे रुधिर में। क्या करता है? रुधिर का थक्का जमने से रोकता है। रुधिर का थक्का जमने से रोकता है, यानी हिप्पेरिन रुधिर का थक्का जमने से रोकता है। प्रतिस्कंदक पदार्थ है। इसके अलावा क्या है दोस्तों? पेक्टिन। पेक्टिन किसमें मिलता है मित्रों? पेक्टिन मिलता है कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति में पेक्टिन पाया जाता है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है और कैल्शियम तथा मैग्नीशियम पेक्टेट बनाता है। इसके अलावा क्या है दोस्तों? हाइलुरोनिक अम्ल। हाइलुरोनिक अम्ल कहाँ मिलता है? हाइलुरोनिक अम्ल मिलता है दोस्तों एग में। स्तनी एग, मानव अंडा। मानव अंडे में हाइलुरोनिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा आंख के अंदर जो नेत्र होता है उसका रेटिना और लेंस के बीच जो कक्ष होता है उसमें भी कुछ हाइलुरोनिक अम्ल पाया जाता है। तो ये हुआ दोस्तों हेटेरोपोलीसेकेराइड। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं इसके महत्व के बारे में बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट का महत्व क्या है? तो सबसे पहला महत्व क्या है दोस्तों? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4 कैलोरी ऊर्जा। यानी क्या हुआ? ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट क्या है? ऊर्जा का स्रोत। कार्बोहाइड्रेट किस किस में मिल सकता है? दूध में मिल सकता है, आलू में मिल सकता है, अनाज में मिल सकता है, फलों में मिल सकता है, मीठे फल में, समझ गए, शहद में और कुछ सब्जियों में। कौन मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या देता है? ऊर्जा। यदि ऊर्जा चाहिए तो हमें क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट क्या बनाता है दोस्तों? अभी थोड़ी देर पहले बताया, कीटों का कंकाल। कीटों का भारी कंकाल बनाता है कार्बोहाइड्रेट। थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी पादप कोशिका भित्ति में क्या मिलता है दोस्तों? सेलुलोज। पादप कोशिका भित्ति में आपको क्या मिला था? सेलुलोज। और क्या मिला था? पेक्टिन। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट किसमें मिल सकता है दोस्तों? रक्त में। तो रक्त का घटक भी है। और रक्त का घटक कौन सा कार्बोहाइड्रेट था दोस्तों? हिप्पेरिन। क्लियर? इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट कहाँ मिल सकता है? कार्बोहाइड्रेट और कहाँ मिलेगा दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट बाह्य कंकाल बना दिया, कार्बोहाइड्रेट कोशिका भित्ति बना दिया, रक्त का घटक है और ऊर्जा का स्रोत है। सबसे पहले ऊर्जा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। इसको क्या कहते हैं? शरीर का ईंधन, फ्यूल, फ्यूल ऑफ द बॉडी कौन है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बाद में अपन आगे बढ़े तो क्या मिलेगा? वसा। वसा क्या है?
तो दोस्तों वसा एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 नहीं होता, यानी इनका अनुपात फिक्स नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में निश्चित है, इसमें फिक्स नहीं होता। वसा शब्द एक वैज्ञानिक ने दिया जिसका नाम था ब्लूर नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया, वसा शब्द दिया। वसा में क्या मिलता है दोस्तों, वसा में मिलता है वसीय अम्ल। क्या मिलता है, वसीय अम्ल। वसीय अम्ल कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, एक तो है संतृप्त और एक क्या है दोस्तों, असंतृप्त। संतृप्त वसीय अम्ल वह है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, एकल बंध। इसका शरीर में क्या होता है, उपयोग ज्यादा होता है। और ये अपने क्या आती है, जंतु वसा, देसी घी अपना जो आता है वो क्या है, संतृप्त वसीय अम्ल है। असंतृप्त वसीय अम्ल में क्या आता है दोस्तों, प्लांट ऑयल, पादप तेल। इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंध पाया जाता है। ओके, तो ये वसा है, साधारण वसा है, वसीय अम्ल है। और वसीय अम्ल के बाद में इसमें क्या हो सकता है, ग्लिसरॉल। तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से मिलकर जो वसा बनती है वह साधारण वसा होती है। कौन सी वसा होती है, साधारण वसा। अब यदि इस वसीय अम्ल में कुछ और चीजें होती हैं तो वह वसा कैसी हो सकती है, जटिल वसा। तो जटिल वसा में वसा के साथ क्या होगा, जटिल वसा में वसा के साथ क्या हो सकता है, या तो प्रोटीन हो सकता है या क्या हो सकता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट पाए जा सकते हैं। ओके, क्लियर। अब एक ऐसा विटामिन बताओ जो वसा का व्युत्पन्न है, तो विटामिन डी है, यह वसा का व्युत्पन्न है। विटामिन डी किसका व्युत्पन्न है, वसा का। वसा क्या है, कार्बनिक पदार्थ। अब वसा कार्बनिक पदार्थ है, साधारण वसा हो सकती है तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल से, और जटिल होगी तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के साथ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। वसा का महत्व क्या है दोस्तों, तो वसा के महत्व में हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या देखते हैं, ऊर्जा। 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों, 9.0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 यानी लगभग 9 के लगभग ही ऊर्जा मिलती है। दूसरा क्या है, यह भी क्या बनाता है दोस्तों, शरीर की बाह्य संरचना, जैसे तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका में एक माइलिन शीट होता है, माइलिन शीट। वो किससे बनता है दोस्तों, वसा से। इसके अलावा वसा क्या बनाती है दोस्तों, इसके अलावा वसा से विटामिन बनता है। वसा में मिले विटामिन क्या क्या है दोस्तों, विटामिन ए, डी, ई और के, ये वसा में मिले विटामिन है, इनमें वसा पाई जाती है। इसके अलावा वसा में किसमें हो सकती है दोस्तों, हार्मोन में हो सकती है, जैसे एस्ट्रोजन, जैसे प्रोजेस्टेरोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन। ये स्टेरॉइड हार्मोन है, इनमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। वसा यदि व्हेल मछली है, व्हेल मछली, तो उस व्हेल मछली में वसा ताप नियमन करती है और उसमें गुद्देदार वसा होती है। तो व्हेल मछली में यह वसा क्या कहलाती है, ब्लब्बर, यानी व्हेल मछली में क्या कहलाती है, ब्लब्बर। ऊंट है, ऊंट में यह वसा क्या बनाती है, कुबड़। ऊंट का जो कुबड़ है उसमें क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। इसके अलावा जो शिशु है, कौन सा, नवजात शिशु, उसमें कौन सी वसा मिलती है दोस्तों, भूरी वसा। छोटे बच्चे अक्सर सर्दियों में ज्यादा बीमार पड़ते हैं क्योंकि वो कपड़ों से कम कवरिंग रहते हैं, उनको कपड़ों से ढकने की कोशिश करते हैं तो उनको फेंक देते हैं, क्योंकि उनमें जो वसा होती है वो भूरी वसा होती है, ज्यादा ऊर्जा रिलीज करती है। जब ज्यादा ऊर्जा निकलेगी तो सर्दी लगने की संभावना कम होगी, वो सोचेगा कि सर्दी है ही नहीं, तो बच्चों में भूरी वसा पाई जाती है जिसमें ऊर्जा ज्यादा निकलती है। व्हेल मछली की वसा क्या कहलाती है, ब्लब्बर। ऊंट में क्या मिलता है, कुबड़। और जो मेरिनो भेड़ है, इस मेरिनो भेड़ की पूंछ में भी क्या मिलती है, वसा मिलती है। स्पेशल वसा पाई जाती है मेरिनो भेड़ की पूंछ में, जिससे उसको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। कुछ हार्मोन्स, कुछ विटामिन, कुछ एंजाइम्स किससे बने होते हैं दोस्तों, वसा से। वसा किसका स्रोत है दोस्तों, वसा ताप नियमन का स्रोत है, ताप नियमन करती है, अधिक ऊर्जा देती है। वसा के बाद में हम देखते हैं दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन प्रोटीन एक ग्रीक शब्द से बना है जिसका नाम है प्रोटियोज। प्रोटियोज और प्रोटियोज का मतलब है फर्स्ट रैंक, पहले नंबर पे। और प्रोटीन जो शब्द था वह दिया था मुल्डर और बर्जीलियस ने।
मुल्डर और बर्जीलियस ने क्या शब्द दिया दोस्तों? प्रोटीन। प्रोटीन क्या है दोस्तों? कार्बनिक पदार्थ। कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ, यानी कोशिका द्रव्य का लगभग 15% भाग कौन बना रहा था? प्रोटीन बना रहा था। प्रोटीन में क्या क्या मिलता है दोस्तों? CHONS, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसके अलावा प्रोटीन किसका बहुलक होता है दोस्तों? एमिनो अम्लों का। एमिनो अम्ल कौन बनाता है? प्रोटीन से प्रोटीन बनाने वाली इकाई का नाम क्या है दोस्तों? एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल यदि कोई व्यक्ति जाता है जिम में, कोई व्यक्ति मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एमिनो एसिड की जरूरत होती है, क्योंकि ये शरीर की ग्रोथ एंड रिपेयर करते हैं। एमिनो अम्ल ही आपका क्या है? प्रोटीन है। एमिनो अम्ल दो प्रकार के हैं। यदि एमिनो अम्ल एक तो है कैसा? आवश्यक, इसेंशियल, और दूसरा क्या है? नॉन इसेंशियल, जिसको आप क्या कहते हो? अनावश्यक। एमिनो अम्लों की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है? 20 प्रकार के एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? प्रोटीन। यानी प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्लों की आवश्यकता होगी? 20 की। वे जो शरीर में नहीं बनते, जो हमें भोजन के रूप में लेने जरूरी हैं, उन्हें आवश्यक कहते हैं, और जिनकी आवश्यकता भोजन के रूप में नहीं होती, जो हमारे शरीर में बनते हुए क्या कहलाते हैं? अनावश्यक। अब मित्रों, प्रोटीन से जो प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो क्या क्वेश्चन है वो आपको मैं बताता हूँ। तो आरपीसी द्वारा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं? ये क्वेश्चन आरपीसी ने पूछा था बड़ी एग्जाम में। तो आवश्यक एमिनो अम्लों के नाम लिखता हूं मैं आपको कुछ, और वे आवश्यक हैं और कुछ होते हैं अनावश्यक। अनावश्यक आवश्यक में पहला शब्द क्या आया? आ शब्द आया। तो आ शब्द से हम क्या लिखेंगे? आल्यूला। आल्यूला 3 शब्द आएंगे। तो आ से क्या लिखूंगा? आइसोल्यूशन। आ से क्या लिखूंगा? आइसोल्यूशन। आ ल्यू से क्या लिखूंगा दोस्तों? ल्यूसिन। आल्यूला। ला से क्या करूंगा दोस्तों? लाइसिन। ला से क्या करूंगा? लाइसिन। आल्यूला। आ से आइसोल्यूशन, ल्यू से ल्यूसिन, ला से लाइसिन। आल्यूला। क्या ल्यूला? देखो आगे देखो। आल्यूला मीठी, फीनी। तो मी से क्या करोगे दोस्तों? मिथियोनिन। मिथियोनिन। मीठी, थ्रियोनिन। फीनी, फीनी को क्या करोगे दोस्तों? फिनाइल एलिन। आल्यूला मीठी, फीनी, 3 से हो गया वेट। वे से क्या होगा? वेलिन। वेट्री। ट्री से क्या होगा दोस्तों? ट्रिप्टोफेन। ओके, तो ये कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जो 10 है वो है 9 तो है आर्जिनिन और 10 है हिस्टीडीन। आर्जिनिन और हिस्टीडीन। तो ये 10 एमिनो अम्ल शरीर में आवश्यक होते हैं। इनमें क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। 3 आवश्यक दिखाई वो देंगे, 1 आवश्यक नहीं होगा, वो ऑप्शन में अलग होगा। आर्जिनिन और हिस्टीडीन को अर्ध अनिवार्य एमिनो अम्ल भी कहा जाता है। आवश्यक, अनावश्यक। अनावश्यक में देखो ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, इसकी ट्रिक्स क्या है? ट्रिपल ए, ए, ट्रिपल जी, जी, सी, सी, पीटी, पीटी। तो ट्रिपल ए देखो, ट्रिपल ए में पहले इसे ले लो एलेनिन, दूसरा एस्पार्टिक, तीसरा एस्पार्जिन। तो ये हो गया ट्रिपल ए यानी ए क्यूब। ट्रिपल जी से क्या आएगा? ग्लूटामिक, ग्लूटेमाइन और ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सरल एमिनो अम्ल ग्लाइसिन है। ट्रिपल ए, ट्रिपल जी। सी से सिस्टीन, सी से सीरीन, सी से पीटी, पी से प्रोलीन और टी से टाइरोसिन।
10 एमिनो अम्ल क्या है दोस्तों? अनावश्यक एमिनो अम्ल। अब एक एमिनो अम्ल की संरचना हम देखते हैं तो क्या है, तो एमिनो अम्ल में जो कार्बन होता है वो 4 अलग अलग संयोजकताओं से, अलग अलग समूहों से जुड़ा होता है। इसको किरेल कार्बन कहते हैं। किरेल कार्बन पाया जाता है किसमें? एमिनो अम्ल में। क्या क्या मिलता है इसमें? एक तरफ होता है NH2, एक तरफ क्या होता है COOH, एक तरफ क्या होता है H, और एक तरफ क्या होता है R। एक एमिनो अम्ल में एक एमिनो समूह, एक कार्बोक्सिलिक समूह, एक एल्केन समूह और एक हाइड्रोजन समूह पाया जाता है। अब इनमें बंध कैसे बनता है? देखो कैसे बंध बनता है दोस्तों। ये कार्बन है, ये कार्बन है, इनके बीच बंध है। तो एक का COOH, OH ऊपर निकाल दो, एक का NH, H नीचे निकाल दो, और एक H ऊपर निकाल दो। तो H और OH से तो क्या निकल जाएगा आपका? जल। और ये जो नीचे का बंध है कौन सा? CONH। यह बंध कहलाता है पेप्टाइड बंध। क्या कहलाता है दोस्तों? पेप्टाइड बंध। COOH। तो पेप्टाइड बंध क्या है? एमिनो अम्ल की कौन सी इकाई है? संरचनात्मक। CONN संरचनात्मक इकाई है। पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध 2 एमिनो अम्लों के बीच वह बंध है जिसमें 2 एमिनो अम्ल जुड़ते हैं। एमिनो अम्ल जुड़ते क्या बनाते हैं? पेप्टाइड। बहुत सी पेप्टाइड इकाइयां जुड़ के क्या बनाते हैं? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड ही क्या है दोस्तों? प्रोटीन है। प्रोटीन के कुछ प्रकार हैं, कुछ संरचनाएं हैं। कुछ प्रकार और कुछ संरचनाएं हम देखते हैं। तो एक प्रकार आता है जिसको कहते हैं प्राथमिक संरचना, एक आता है द्वितीयक संरचना, एक तृतीयक संरचना और एक चतुर्थ। प्राथमिक संरचना में क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन की जो प्राथमिक संरचना है उसमें प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्ल एक सीधी श्रृंखला में होते हैं, प्राथमिक। दूसरी श्रृंखला क्या आती है? द्वितीयक। द्वितीयक संरचना में प्रोटीन की जो इकाइयां हैं वो कैसी होती हैं? फोल्डेड। तीसरा आता है तृतीयक। तृतीयक जो इकाई है उसमें फोल्डेड होती है, ऐसे फोल्डेड होती है, लेकिन इनके बीच क्या बनते हैं दोस्तों? बंध बनते हैं। इनके बीच क्या बनते हैं? बंध। और जो इकाई है वो है चतुर्थ। चतुर्थ इकाई में बहुत से तृतीयक संरचनाएं मिलकर क्या बनाती हैं? चतुर्थ। तो प्रोटीन की संरचना के आधार पर प्रोटीन कैसा हो सकता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थ। अब जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का मुख्य काम यानी महत्व क्या है? तो दोस्तों प्रोटीन का मुख्य महत्व क्या है? देखो प्रोटीन का महत्व सबसे पहले हम देखते हैं तो ये क्या करता है? शरीर की ग्रोथ एंड रिपेयर। ग्रोथ एंड रिपेयर यानी शरीर की वृद्धि और मरम्मत, वृद्धि और मरम्मत का काम कौन करता है? शरीर में वृद्धि और मरम्मत का काम है प्रोटीन का। यदि कोई जिम जा रहा है, कोई हार्ड वर्क कर रहा है, कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है तो उसको प्रोटीन लेना चाहिए जिससे उसका शरीर क्या हो? मेंटेन रहे, मजबूत रहे, मांसपेशियों का ज्यादा विकास हो। क्या इससे ऊर्जा मिलती है? यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं है तो इससे ऊर्जा भी मिलती है। 1 ग्राम से कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों? वही 4 कैलोरी ऊर्जा। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलेगी? 4 कैलोरी। प्रोटीन से हमारे शरीर में क्या बनते हैं? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या है दोस्तों? बाह्य कंकाल में जैसे सींग, जानवरों के सींग, जानवरों के खुर, हमारे बाल, इनमें क्या मिलता है? प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन दोस्तों? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन ऐसा प्रोटीन है जिसका शरीर में पाचन नहीं होता। यदि हमारे भोजन के साथ कुछ हेयर्स के पार्ट्स चले जाए तो उसका पाचन नहीं होगा। यदि सींग और खुरपी खाने के रूप में काम में लिया जाए तो उसका पाचन नहीं होगा। कौन सा प्रोटीन है? केराटिन प्रोटीन। कौन सा कंकाल बनता है? बाह्य कंकाल। प्रोटीन से क्या बनता है दोस्तों? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी अभी बात चल रही है प्लाज्मा थेरेपी। कोरोना का जो माहौल चल रहा है उसमें आपको टीवी में सुनने को मिलता है प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है? वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करेगा, वह एंटीजन का काम करेगा। उस एंटीजन के खिलाफ शरीर क्या बना देगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है?
प्रोटीन प्रकृति का पदार्थ है जो सूक्ष्म जीवों से शरीर की सुरक्षा करता है। शरीर की सुरक्षा कौन करेगा? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। प्रोटीन से इंटरफेरोन बनता है। इंटरफेरोन एक प्रोटीन प्रकृति का पदार्थ है दोस्तों। यदि कैंसर जैसे रोग में कैंसर का विषाणु, उनको वायरस कहते हैं, उसको शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में इंटरफेरोन प्रोटीन बनता है जो उस वायरस को नष्ट करता है। तो वायरस के विरुद्ध, यानी विषाणु के विरुद्ध, वायरस के विरुद्ध जो प्रोटीन प्रकृति का पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? इंटरफेरोन। इंटरफेरोन बनता है। इसके अलावा आपकी जो एंजाइम है दोस्तों, ये सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम किससे बनते हैं दोस्तों? प्रोटीन से। सभी एंजाइम प्रोटीन से बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। एक एंजाइम अपवाद है, उसका नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम किससे बनता है दोस्तों? राइबोजाइम बनता है आरएनए से। एकमात्र ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन से नहीं बनता, राइबोजाइम। बाकी सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। और इनके लिए उचित टेम्परेचर कितना है दोस्तों? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर है उसमें 37 डिग्री टेम्परेचर है। यदि फीवर या बुखार लंबे समय तक हो जाता है तो एंजाइम नष्ट हो सकता है। एंजाइम नष्ट हो गया तो शरीर की क्या हो जाएगी? डेथ। तो मृत्यु का कारण क्या है दोस्तों? टेम्परेचर लगातार ज्यादा समय तक पाया जाना। अब आपके जो प्रोटीन है वो प्रोटीन और क्या काम करता है हमारे शरीर में? तो दोस्तों प्रोटीन एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। प्रोटीन क्या बनाता है? प्रोटीन ने बनाया क्या? एंजाइम। सभी एंजाइम किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। प्रोटीन से शरीर की क्या होती है? ग्रोथ एंड रिपेयर। कुछ आहार या कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा प्रोटीन के सोर्स सोयाबीन में 43% प्रोटीन होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में है। इसके अलावा प्रोटीन, यदि एक शाकाहारी है तो एक शाकाहारी को प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? दालों से। दालों में प्रोटीन पाया जाता है, अच्छा प्रोटीन है, लगभग 15 से 20% प्रोटीन होता है। इसके अलावा अंडा है, एग। तो एग या अंडा में जो प्रोटीन है वो कौन सी प्रोटीन मिलती है दोस्तों? एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है। किसमें? एग में। ओके, परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लेता है यदि एक शाकाहारी व्यक्ति है तो उसमें प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दालें हैं, दालों से वो प्रोटीन ले सकता है। इसके अलावा किससे ले सकता है? सोयाबीन से ले सकता है। अब प्रोटीन के कुछ अन्य स्रोत हैं। प्रोटीन के कुछ अन्य स्रोत हैं। प्रोटीन किस किस में मिल सकता है दोस्तों? तो प्रोटीन दालों में मिलता है, प्रोटीन सोयाबीन में मिलता है, प्रोटीन अंडे में मिलता है, और प्रोटीन हमें आहार की चीज़ों से मिल सकता है। जैसे प्रोटीन दूध में भी होता है कुछ मात्रा में, फलों में होता है, और मांस, मछली, इनसे भी प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन का महत्व मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है? ग्रोथ एंड रिपेयर का मुख्य घटक है। तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, तीनों चीजें मैंने आपको बताई है और इनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है। सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ जो आरपीसी ने पूछे हुए हैं। आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। क्वेश्चन कैसे पूछा था? आवश्यक एमिनो अम्ल नहीं है। तो मैंने आपको आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या बता दी। आवश्यक एमिनो अम्ल कितने हैं दोस्तों? 10। आवश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? 10। याद रखने का तरीका, आल्यूला मेटिफिनी बेट्री, उन 10 एमिनो अम्लों में से एक डिफरेंट होगा, उसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे सरल एमिनो अम्ल, सबसे सरल एमिनो अम्ल कौन सा है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे सरल एमिनो अम्ल कौन सा है दोस्तों? तो आपको बता देना है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन सबसे सरल एमिनो अम्ल है। इसके अलावा एमिनो अम्ल से क्वेश्चन पूछा हुआ है सल्फर युक्त एमिनो अम्ल है। सल्फर युक्त एमिनो अम्ल क्या है दोस्तों? 2 है। एक तो है मिथियोनिन, सल्फर युक्त एमिनो अम्ल में एक तो है मिथियोनिन और एक है सिस्टीन। क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले क्या कि एमिनो अम्ल के लिए उचित टेम्परेचर कितना है, तो एमिनो अम्ल के लिए उचित टेम्परेचर है दोस्तों 37 डिग्री सेंटीग्रेड।
ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि अनावश्यक एमिनो अम्ल, तो अनावश्यक एमिनो अम्ल की संख्या भी कितनी है दोस्तों, वो भी अनावश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है, 10। अनावश्यक एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है, 10। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन एग्जाम में, कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है दोस्तों, ग्रेप शुगर कहते हैं, ग्रेप शुगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो ग्रेप शुगर कौन है दोस्तों, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन बनता है फ्रूट शुगर या सबसे मीठी शर्करा, सबसे मीठी शर्करा, तो सबसे मीठी शर्करा का नाम क्या है दोस्तों, तो आपको बताना है फ्रक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर एग्जाम में आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है दोस्तों, सुक्रोज। इसके अलावा वसा से क्वेश्चन, तो मित्रों वसा से क्वेश्चन बनता है 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा मिलती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। वसा शब्द किसने दिया था दोस्तों, ब्लूर ने। वसा का उपयोग किसमें होता है दोस्तों, वसा में वसीय अम्ल होता है जिसका उपयोग किसमें करते हैं, साबुनीकरण में। साबुनीकरण में वसीय अम्लों का उपयोग होता है। वसीय अम्ल में एक जो तंत्रिका कोशिका है, इसके चारों ओर जो आवरण है उसको कहते हैं माइलिन आच्छादन। माइलिन आच्छादन क्या बनाती है, वसा का आवरण है। इसके अलावा वसा से व्युत्पन्न विटामिन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो वसा से व्युत्पन्न विटामिन कौन सा है दोस्तों, विटामिन डी, वसा से व्युत्पन्न विटामिन है। तो ये कुछ क्वेश्चन है मित्रों जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, यहाँ से कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता। मैंने जितने भी बातें बताई हैं, सिलेक्टेड बातें बताई है, ये बातें एक एक बात एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। अनावश्यक मैटर में बिल्कुल नहीं बताता। 10 से 12 साल में जो हमने एग्जाम फेस की हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहते हैं, बुक्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे मैंने आपको करवाए हैं। तो मित्रों ये अपने जो साइंस के टॉपिक हैं इनको आप एक बार मेरे वीडियो देखें, उसके बाद आपको कुछ नई चीज़ें लगी, कुछ क्वेश्चन में आपको सस्पेंस लगता है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती हो जाए, ज्ञान इनफाइनाइट है, यदि आपको कोई छोटी मोटी गलती लगती है तो इन कमेंट्स बॉक्स में आप लिखिए, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगा। मित्रों आप ये विश्वास कीजिएगा कि मेरे द्वारा जो टॉपिक आप पढ़ लोगे इसके बाद में आप कोई भी साइंस की बुक पढ़ लेना, जनरल साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। रीट और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा हम रीट के अलग से बैच और चलाएंगे जिसमें स्पेशल रीट की सिलेबस में करवाऊंगा आपको। तो जिनको रीट में कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आती है वो कमेंट्स बॉक्स में डाल दें कि सर ये टॉपिक आप हमें करवाइए। ओके, धन्यवाद।